रोमानिया की बर्फीली कार्पाथियन पहाड़ियों में सोवियत और ब्रिटिश लुटेरों का एक ग्रुप आर्मी ट्रक के जरिए बीहड़ में कच्चे रास्ते पर एक प्रतिबंधित इलाके में आगे बढ़ रहा होता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर पहाड़ के मलबों के गिरने के कारण रास्ता बंद होता है और ये सभी आगे का रास्ता पैदल तय करने का फैसला करते हैं। सोवियत ग्रुप का गाइड इन्हें पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करता है और ये सभी संकरे रास्ते से होते हुए इस पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद ये सभी पहाड़ की चोटी पर मौजूद 13वीं सदी के पुराने खंडहर हो चुके चर्च के सामने पहुंचते हैं। आगे चल रहे लोगों में से एक आदमी कहता है कि यकीन मानो आज हम मालामाल होने वाले हैं। ये सभी इस पुराने चर्च के अंदर घुस जाते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। छानबीन के दौरान इन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जिसके जरिए ये इस चर्च के तहखाने में पहुंच जाते हैं। तहखाने की छानबीन के दौरान इन्हें इस जगह की दीवारों पर बहुत ही अजीब सी नक्काशियां दिखती हैं जिसमें किसी पौराणिक पंख वाले राक्षस की बात की गई होती है। ये सभी असल में एक गुफा की खोज कर रहे होते हैं जो इन्हें कुछ समय बाद मिल जाता है, लेकिन इसके रास्ते को फर्श बनाकर बंद कर दिया गया होता है और इस पर अजीब से पंख वाले राक्षस की तस्वीर बनी होती है जिसे देखकर सोवियत ग्रुप का वो गाइड डर जाता है। डायनामाइट की मदद से इस फर्श को उड़ाने का फैसला किया जाता है। एक जोर का धमाका होता है और गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता फिर से खुल जाता है। ये सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तभी डायनामाइट के इस धमाके के कारण इन सभी के नीचे की पूरी फर्श टूटने लगती है और ये सभी नीचे गुफा में गिर जाते हैं। और उसी समय इस धमाके के कारण जोर का भूकंप भी इस जगह पर आ जाता है और पहाड़ों का एक पूरा ढेर इस चर्च के ऊपर आ गिरता है। पूरी चर्च तबाह हो जाती है और मलबे के कारण ये सभी इस गुफा के अंदर फंस जाते हैं। सभी लोग अपनी टॉर्च चला लेते हैं। तभी इन्हें गुफा की दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जिसे सुनकर ये सभी डर जाते हैं, लेकिन मजबूरन ऊपर का रास्ता बंद होने के कारण ये सभी उसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इस घटना के 30 साल बाद डॉक्टर निकोलाई के नेतृत्व में एक टीम उनके सहयोगी डॉक्टर कैथरीन जेनिंग्स और कैमरामैन एलेक्स किम के साथ इस जगह की खुदाई कर रही होती है। इस खुदाई के दौरान उन्हें उस तहखाने की दीवारों पर की गई नक्काशी का कुछ हिस्सा भी मिलता है और उन्हें एक 90 मील लंबी गुफा के बारे में भी पता चलता है, जिसकी छानबीन के लिए वो एक्सपीरियंस्ड अमेरिकन डाइवर्स की टीम जिसके लीडर दो भाई जैक और टाइलर मैकेलिस्टर होते हैं उन्हें बुलाने का फैसला करते हैं। डाइवर्स की ये टीम यहाँ पहुँच जाती है और शाम के समय टीम के लीडर जैक पूरी टीम को इस गुफा के बारे में बताते हैं कि इस गुफा के एंट्रेंस से 300 फीट नीचे एक बहुत बड़ा हॉल नुमा जगह है। इस हॉल नुमा जगह में कैंप सेटअप किया जाएगा और आगे की 12 दिन का रिसर्च और एक्सप्लोरेशन यहाँ से शुरू किया जाएगा। इसी जगह पर वो एक पानी की छोटी झील के बारे में भी बताते हैं जिसके अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ता आगे गुफा में गहराई में जाता है। इसके बाद डॉक्टर निकोलाई टाइलर को पुराने नक्काशी के टुकड़ों की तरफ इशारा करके बताते हैं कि एक पुरानी कहानी के अनुसार इस गुफा में एक पंखों वाला शैतान है जिसे रोकने के लिए यहाँ पर एक चर्च बनाया गया था और एक बार एक योद्धा उससे लड़ने के लिए भी इस गुफा में गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह सुबह पूरी टीम धीरे धीरे गुफा से 300 फीट नीचे इस हॉल में पहुंच जाती है। सब इक्विपमेंट सेटअप करने के बाद जैक सबसे पहले ब्रिक्स को इस गुफा के आगे के इलाके को स्काउट करने के लिए भेजने का फैसला करते हैं, जो कि उस छोटी झील के अंदर से होते हुए जाता था। ब्रिक्स झील के अंदर बेहद अंधेरे में गहराई में गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ बेहद अंधेरा होता है और वो सिर्फ अपनी फ्लैशलाइट की मदद से ही आगे दिख पा रहे होते हैं। उनका काम एडवांस बेस कैंप को सेटअप करना और ऑप्टिकल फाइबर को सेटअप करना होता है। ब्रिक्स अंदर और अंदर गहराई में रास्ते को स्कैन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और इस पूरे समय में वो अपनी टीम के साथ संपर्क में होते हैं, लेकिन अचानक उनका संपर्क अपनी टीम से टूट जाता है। बाकी टीम ऊपर काफ़ी चिंता में होती है कि तभी कुछ देर बाद ब्रिक्स का संपर्क अपनी टीम से वापस हो जाता है। वो टीम को खुशी से बताते हैं कि उन्होंने पहला एडवांस बेस कैंप सेटअप कर लिया है, जो कि पहले बेस कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ तक के रास्ते की सारी डिटेल्स वो अपनी टीम को भेज देते हैं। ब्रिक्स अपनी टीम को बताते हैं कि उन्होंने अभी तक के एक्सपीरियंस में आज तक ऐसी जगह नहीं देखी कि तभी ब्रिक्स किसी आवाज़ के कारण डर जाते हैं। ये वही आवाज़ थी जो इस कहानी के शुरुआत में उन लुटेरों को भी सुनाई दी थी और अचानक ब्रिक्स का संपर्क अपनी टीम से टूट जाता है। पूरी टीम थोड़ा डर जाती है और बड़ी कोशिश के बाद भी ब्रिक्स से संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन जैक कहते हैं हो सकता है फाइबर केबल टूट गई होगी। तुरंत पूरी टीम पानी में उतरने का फैसला करती है और सभी धीरे धीरे इस अंधेरी सुरंग में एडवांस बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरी टीम इस सुरंग की हैरतअंगेज संरचनाओं को देखकर चौंक पड़ते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी में उन सभी ने इस तरह का कुछ भी नहीं देखा था। पूरी टीम एडवांस बेस कैंप पहुंच जाती है। किस्मत से ब्रिक्स भी सही सलामत होते हैं, जो बाकी टीम को बताते हैं कि हमसे पहले भी यहाँ कोई ज़रूर आया है।
टाइलर और स्ट्रॉड अभी भी पानी के नीचे ही होते हैं। टाइलर फाइबर केबल की ब्रेकेज को ठीक कर रहे होते हैं और स्ट्रॉड को एडवांस बेस कैंप की तरफ बढ़ने का इशारा करते हैं, लेकिन स्ट्रॉड रास्ता भटक जाते हैं और गुफा के किसी और ही हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक अजीब से जानवर की लाश मिलती है। और तभी अचानक गुफा की छत से वही अजीब सी आवाज़ आने लगती है और जैसे वो ऊपर देखते हैं एक बड़े बड़े दांतों वाला जीव उन पर हमला कर देता है और उन्हें पानी में खींचकर बुरी तरह काटने लगता है। टाइलर भी स्ट्रॉड की चीखों को रेडियो में सुनकर उनको ढूंढने लगते हैं। उधर स्ट्रॉड खुद को बचाने के लिए अंडर वाटर स्कूटर को हाथ बढ़ाकर ऑन करते हैं, लेकिन वो जानवर उन्हें और गहराई में ले जाता है और उनके हाथ से स्कूटर छूट जाता है जो सुरंग की दीवार से टकराकर फट जाता है। एक जोर का धमाका होता है और पूरी सुरंग ढहने लगती है। टाइलर बड़ी मुश्किल से बचकर अपनी बाकी टीम तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि स्ट्रॉड रेडियो पर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, शायद किसी जानवर ने उन पर हमला किया है। जैक और टॉप फटाफट से पानी में वापस उतरते हैं और पत्थरों के ढेर को हटाकर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रॉड नहीं मिलते और तभी सुरंग और बुरी तरह से ढहने लगती है और वापसी का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। इन दोनों को मजबूरन वापस आना पड़ता है, लेकिन स्ट्रॉड मारे जा चुके होते हैं। वापस आकर जैक पूरी टीम को बताते हैं कि हमारे सामने दो मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं। पहला, हमारे वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है और हमारे पास खाने की सप्लाईज बहुत कम है, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। जैक डॉक्टर निकोलाई से स्ट्रॉड पर हुए हमले के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक हमें अजीब से छुछुंदर टाइप के जानवर ही दिखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद जैक पूरी टीम को आराम करने के लिए कहते हैं और टॉप के साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। रास्ते की खोज में ये दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ इन्हें एक पुरानी गली हुई टॉर्च मिलती है। जैक टॉप से कहते हैं कि हमसे पहले आए हुए खोजी यहाँ तक भी पहुँचे हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उधर निकोलाई और कैथरीन उस छुछुंदर जैसे जानवर के बॉडी सैंपल्स को चेक करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के जीवों के अंदर कुछ अजीब सा पैरासाइट है। उधर जैक रास्ता खोजते हुए एक बहुत ही संकरी सी सुरंग में आगे बढ़ रहे होते हैं और टॉप उनके पीछे होते हैं कि तभी जैक के सामने बिच्छुओं का झुंड आ जाता है। उनसे बचने के लिए वो पीछे हो ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वही बड़े बड़े दांतों वाला जानवर ऊपर खींचने लगता है। जैक उस पर चाकू से हमला कर देते हैं और अगले ही पल ये दोनों भागते हुए वापस अपनी टीम के पास पहुंचते हैं। उनकी पीठ पर उस जानवर ने बहुत बड़ा घाव बना दिया होता है और इस लड़ाई के दौरान वो इस जानवर के पंजे का एक हिस्सा भी काट कर ले आए होते हैं। टॉप फटाफट से उनकी चोट पर मरहम पट्टी कर देते हैं। डॉक्टर कैथरीन इस जीव के कटे हुए हिस्से की डीएनए टेस्ट करके बताती हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि ये किस तरह का जीव है, लेकिन ये जीव शायद इस इकोसिस्टम के फूड चेन का प्रीडेटर है और इसके अंदर भी वही पैरासाइट है जो यहाँ के बाकी जानवरों के अंदर से हमें मिला। और ये सभी जानवर असल में ऊपर धरती से ही हैं, लेकिन यहाँ नीचे आ जाने के कारण इनकी देखने की शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके उलट इनके सूंघने की और सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद जैक फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और संकरी गलियों और तंग सुरंगों से होते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस दौरान इन सभी को उस जीव की वो अजीब सी आवाज़ भी लगातार सुनाई देती रहती है जो शायद इनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद ये एक खड़ी दीवार की चढ़ाई करना शुरू करते हैं। टॉप जैक से कहते हैं कि हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, हमें इन्हें थोड़ा आराम करने का मौका देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस चढ़ाई के बाद पानी की एक छोटी सी झील है, वहाँ हम आराम करेंगे। टॉप कहते हैं मुझे कहीं पानी की आवाज़ नहीं आ रही। जैक कहते हैं मैं पानी को सूंघ पा रहा हूँ। टॉप को ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है। ठीक वैसा ही होता है। पूरी टीम पानी की झील के सामने पहुँचती है। जैक पानी की तरफ अजीब ढंग से देखते हैं और कहते हैं कि इस पानी के अंदर नदी बह रही है। हम 20 मिनट आराम करने के बाद पानी में अंदर उतरेंगे। सब आराम कर रहे होते हैं और जैक अलग से एक कोने में बैठे होते हैं कि तभी उन्हें बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए दौरे पड़ने लगते हैं और होश में आने पर वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये हुआ क्या। उधर उनके पीठ पीछे उनसे दूर बैठी उनकी बाकी टीम उनके अजीब हरकतों के बारे में बात कर रही होती है, जिसे जैक इतना दूर होने के कारण भी अजीब ढंग से बिल्कुल साफ साफ सुन पा रहे होते हैं। 20 मिनट बाद सभी पानी में उतरने लगते हैं। सबसे आखिर में टाइलर और टॉप पानी में उतरने से पहले ये बात करते हैं कि अगर जैक की हरकतें आगे ज़्यादा पागल होने लगे तो हमें उसे रोकना होगा। ये सभी गहराई में नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से नदी का पानी बहुत तेजी से ढलान में नीचे बह रहा होता है। जैक सभी को इसी तरफ जाने का इशारा करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। सबसे पहले टॉप, चार्ली और ब्रिक्स, उसके बाद जैक और निकोलाई इस ढलान में कूद जाते हैं। टाइलर और कैथरीन भी इस ढलान की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी कैथरीन को कोई चीज़ पीछे खींचने लगती है और टाइलर नदी के तेज बहाव के कारण कुछ नहीं कर पाते और ढलान में नीचे बह जाते हैं।
टाइलर नीचे ढलान में बहते चले जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में निकोलाई भी एक चट्टान पर घायल हालत में फंसे हुए दिखते हैं, लेकिन वो बहते चले जाते हैं और तभी एक ऊंचाई से पानी की एक दूसरी झील में गिरते हैं। वो अपने आप को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी कैथरीन भी उनके पीछे पीछे पानी में गिरती है। तभी उन्हें दूर पानी में जैक की फ्लेयर दिख जाती है और ये सभी एक साथ हो जाते हैं। टाइलर बाकी टीम को बताते हैं कि निकोलाई घायल हालत में अभी भी ऊपर ही फंसे हुए हैं। तभी डॉक्टर निकोलाई भी दर्द से कराहते हुए नीचे आ जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। इनकी आवाज़ बाकी की टीम सुन लेती है और जैक इनकी मदद के लिए इनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर निकोलाई को वही अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर वो एकदम पीछे मुड़ते हैं। तभी वो बड़ा सा जानवर उन पर हमला कर देता है और उन्हें पानी में अंदर खींच कर ले जाता है। जैक की सब देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे पानी में अंदर गोता लगा देते हैं। पानी के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा पंखों वाला जानवर डॉक्टर निकोलाई को खींच के ले जाता हुआ दिखता है। पीछा करते हुए वो गुफा के एक दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां पर वो जानवर डॉक्टर निकोलाई को मार रहा होता है और फिर धीरे धीरे वो जैक की आंखों के सामने उन्हें एक संकरी सी जगह के अंदर खींच कर ले जाता है। जैक वापस लौटकर सबको बताते हैं कि डॉक्टर निकोलाई नहीं रहे और कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से जल्द निकलना है। टीम आगे बढ़ने लगती है कि तभी वही अजीब सी आवाज़ फिर से आने लगती है। टाइलर डॉक्टर कैथरीन से पूछते हैं कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है, तो वो उन्हें बताती है कि ये आवाज़ हो न हो उसी जानवर की है और वो इस आवाज़ की मदद से चमगादड़ की तरह देखता है। कुछ देर बाद टीम एक जगह पहुंचती है जहाँ पर एक खड़ी चट्टानों की दीवार होती है और दूसरी तरफ नदी का रास्ता होता है। कैथरीन, एलेक्स और ब्रिक्स नदी की तरफ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक की कहते हुए मना कर देते हैं कि तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है यहाँ क्या चल रहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। क्योंकि चार्ली सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्लाइंबर होती है, वो जैक को कहती है कि वो सबसे पहले इस चढ़ाई को शुरू करेगी, लेकिन जैक मना कर देते हैं। सबसे पहले जैक और टाइलर ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। इनके लिए टॉप और एलेक्स प्रोपेन गैस से चलने वाली आग फेंकने वाली गन बना देते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन चार्ली चुपके से इस गन को चुरा लेती है और फटाफट से बाकी टीम के लिए रस्सियां सेट करते हुए ऊपर चढ़ने लगती है और काफ़ी ऊपर पहुंच जाती है। काफ़ी ऊपर पहुंचकर उसे एक छोटी जगह मिलती है जहां वो रुकने का फैसला करती है, लेकिन इस जगह वो जानवर पहले से ही मौजूद होता है और उससे डर कर वो नीचे गिर जाती है। सेफ्टी रोप उसे बचा लेती है, लेकिन सिर दीवार से टकराने के कारण वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है उसे वो जानवर ऊपर से उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। वो अपने आप को बचाने के लिए चट्टान की इस दीवार की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। चार्ली को एक और दूसरी दीवार दिखती है जो काफ़ी दूरी पर होती है और वो अपनी तरफ की दीवार पर रस्सी पर झूलने लगती है और जैसे ही रस्सी दूसरी दीवार की तरफ उसे ले जाती है वो रस्सी काट देती है और दूसरी दीवार की तरफ कूद जाती है। दूसरी दीवार पर वो पहुंचती है और चैन की सांस लेती है कि वो बच गई, लेकिन तभी उस जानवर की आवाज़ फिर से आती है और वो दूसरी दीवार से कूदता है और अचानक हवा में उड़ता हुआ चार्ली के ऊपर हमला कर देता है। चार्ली कहती है ये उड़ सकता है, ये उड़ सकता है। चार्ली को यह जानवर बुरी तरह से अपने पंजों से मारकर घायल कर देता है। चार्ली भी अपने चाकू से उस पर हमला करती है, जिसके कारण वो जानवर थोड़ा नीचे गिर जाता है और चार्ली तभी आग फेंकने वाली गन से उसे पूरी तरह चला देती है, जिसके कारण वो जानवर खाई में गिर जाता है। वो जानवर तो मर जाता है, लेकिन इसके कारण वो खुद भी मर जाती है। जैक चार्ली की डेड बॉडी को नीचे ले आते हैं। इस बात से सभी एकदम दुखी बैठे होते हैं कि तभी एलेक्स जैक की आंखों की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। कैथरीन जैक को देखकर कहती है कि शायद मैं अब समझ गई हूँ। जैक के अंदर भी वो वायरस उनके चोटों के जरिए घुस गया है और अब वो उन्हें भी उसी तरह के जानवर में धीरे धीरे बदल रहा है। और हमसे पहले जो केवर्स यहाँ आए थे उनके साथ भी यही हुआ था। वो केवर्स ही असल में वो भयानक जानवर है। जैक की इस हालत के कारण पूरी टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ब्रिक्स, एलेक्स और कैथरीन नदी की तरफ जाने का फैसला करते हैं और टॉप और टाइलर जैक के साथ ही ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। ऊपर पहुंच जैक, टॉप और टाइलर उसी छोटी गुफा के जरिए आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स, कैथरीन और एलेक्स नदी के जरिए पानी में और गहरे में उतरने लगते हैं। जैक की टीम गुफा के रास्ते एक गहरी खाई के सामने पहुंच जाते हैं। इस खाई से नीचे उतरते हुए टॉप के पैरों में बहुत बुरी चोट भी लग जाती है। इसके बाद ये सभी एक गुफा के रास्ते एक बहुत बड़े हॉल नुमा जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पुराने समय के योद्धाओं और इस जानवर के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ हो। टाइलर कहते हैं कि इस बात का जिक्र डॉक्टर निकोलाई ने भी किया था। जैक कहते हैं कि फिर तो हो ना हो यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। जैक को तभी पानी के अंदर से एक रोशनी आती हुई दिखती है, जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता होता है। वो टाइलर को ये रास्ता दिखा रहे होते हैं कि तभी उन्हें बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं और उनके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं। कुछ देर बाद वो ठीक हो जाते हैं।
वो टाइलर को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं बाकी लोगों को लेकर आता हूँ। टाइलर खुद जाने का फैसला करते हैं क्योंकि टॉप और जैक दोनों की हालत अच्छी नहीं होती। उधर ब्रिक्स, कैथरीन और एलेक्स नदी के रास्ते गुफा के एक दूसरे हिस्से में निकलते हैं। वो आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी ब्रिक्स पर उसी तरह का जानवर ऊपर गुफा की छत से उन्हें अपने पंजों से उठाकर ले जाता है। कैथरीन और एलेक्स डर कर आगे गुफा में भाग जाते हैं। टाइलर इन सभी को ढूंढते हुए इस जगह पहुंच जाते हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ देखकर वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। तभी उन्हें ब्रिक्स की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो भागते हुए गुफा के रास्ते आगे पहुंचते हैं, जहां ब्रिक्स को ये जानवर धीरे धीरे अंधेरे में संकरी से सुरंग में खींच रहा होता है। वो भी ब्रिक्स को बचाने के लिए सुरंग में घुस जाते हैं। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलते हैं, ब्रिक्स को छत की नोकीली दीवार पर उस जानवर ने गाड़ दिया होता है। ब्रिक्स अपनी आखिरी सांसें लेते हुए टाइलर को कैथरीन को बचाने के लिए कहते हैं, आगे के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए। तभी वहां पर वो डरावना जानवर भी आ जाता है। टाइलर उस रास्ते की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो जानवर भी उनका पीछा करने लगता है। वो जानवर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां कैथरीन आ जाती है, जो पल्स गन की मदद से उस जानवर को वहां से भगा देती है और टाइलर से कहती है कि इस पल्स गन की साउंड वेव से जानवर डरते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। वापसी में इन दोनों को एलेक्स भी मिल जाते हैं और ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर लौटने लगते हैं। उधर जैक और टॉप जहाँ पर होते हैं वहाँ ये जानवर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और एक तो उन पर हमला भी कर देता है और इनके एक रीब्रीदर को भी उठा कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद टाइलर, कैथरीन और एलेक्स भी जैक और टॉप के पास पहुंच जाते हैं और ये सब मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ जाती है। जैक टाइलर से कहते हैं कि एक रीब्रीदर वहाँ पड़ा हुआ है, मैं उसे लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग पानी में उतरो। जैक रीब्रीदर को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाकी टीम एकदम धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगती है। इन सभी के पीछे इस तरह के और भी जानवर अब इकट्ठा होने लगे थे। आगे बढ़ते हुए अचानक टॉप फिसल जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स नीचे गिर जाते हैं, जिसकी आवाज़ के कारण कुछ जानवर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब पानी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एलेक्स पीछे रुककर पल्स गन की मदद से इन जानवरों को रोकने लगते हैं और इस दौरान टाइलर, कैथरीन और टॉप पानी में पहुंच जाते हैं। एलेक्स भी अब भागने लगते हैं, लेकिन इन जानवरों के कारण गुफा की छत से एक नुकीला पत्थर एलेक्स की टांग पर लग जाता है। टाइलर उसे बचाने के लिए वापस आते हैं, लेकिन तभी एक जानवर उड़ता हुआ एलेक्स के पास उतरकर उन्हें बुरी तरह से खाने लगता है। दूसरी तरफ कैथरीन और टॉप की तरफ भी एक जानवर पानी में बढ़ने लगता है। ये दोनों पानी में छुप जाते हैं। वो जानवर इन्हें ढूंढने लगता है और इस दौरान टॉप उसे चाकू मार देते हैं और पीछे से टाइलर भी वहां आकर अपनी तलवार से उसका सर काट देते हैं। उधर जैक रीब्रीदर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दो जानवर उनकी तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। वो फटाफट से रीब्रीदर के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालकर टाइलर की तरफ फेंक देते हैं। एक जानवर उनकी तरफ नीचे से आ रहा होता है और दूसरा जानवर उड़ता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो टाइलर और बाकी लोगों को भागने के लिए कहते हैं और रीब्रीदर के अंदर से लिथियम हाइड्रोक्साइड सिलेंडर को निकालते हैं और एक जलती हुई फ्लेयर उसके अंदर डाल देते हैं और नीचे पानी में फेंक देते हैं। टाइलर अपने भाई जैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जोर का धमाका होता है और गुफा की पूरी छत गिरने लगती है। टाइलर, कैथरीन और टॉप को मजबूरन पानी में कूदना पड़ता है और उधर जैक अपना चाकू निकालते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हुए जानवर के ऊपर कूद जाते हैं। जैक और वो जानवर दोनों जलते हुए मलबे में गिरते हैं और इनके ऊपर गुफा का पूरा मलबा गिर जाता है। टाइलर, कैथरीन और टॉप गुफा के गिरते हुए मलबों से बचकर आखिरकार गुफा से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ दिन बाद टाइलर टॉप को एक टैक्सी में बैठाकर अलविदा कहते हैं और कैथरीन के पास आकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर मेरे भाई को हम साथ ले आते तो क्योंकि उसके अंदर वो वायरस था, क्या यहाँ बाहरी दुनिया में वो बच पाता? कैथरीन कहती है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं, और अचानक वो खड़े होकर जाने लगती है और टाइलर को किस करते हुए कहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो वायरस अब इस दुनिया में आना चाहता है। टाइलर कैथरीन की आंखों की तरफ देखते हैं, वो भी जैक की आंखों की तरह ही बदल गई थी। वो चौंक जाते हैं और कैथरीन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भीड़ में कहीं गुम हो जाती है।